हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के जीके, साइंस, रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे रीजनिंग से। सही क्रम चुने। उसका सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बने, बचपन से ही, और देश की सेवा करे। तो आपको क्रम में इसको लगाना है। अब क्रम में कैसे लगाएंगे आप लोग? तो देखिए, सबसे पहले तो आ रहा है कि बचपन से ही, पहले नंबर पर ये आ गया, बचपन से ही। उसके बाद उसका सपना था, बचपन से ही उसका सपना था, दूसरे नंबर पर ये आ गया, बचपन से ही उसका सपना था। फिर इसके बाद कि वह आईएएस अधिकारी बने, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, कि वह आईएएस अधिकारी बने और देश की सेवा करे। इस प्रकार से बचपन से ही उसका सपना था कि वह आईएएस अधिकारी बने और देश की सेवा करे। तो इस प्रकार से अगर मैं राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सही क्रम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि वाक्य के सही क्रम का चयन करें। यहां पर भी देखिए आपको सही क्रम की पहचान करनी है। अब जैसे कि जब भी उसे समय मिलता, जब भी उसे समय मिलता, पहले नंबर पर ये आ गया। ठीक है, जब भी उसे समय मिलता उसे यात्रा करना बहुत पसंद था, दूसरे पे ये आ गया, उसे यात्रा करना बहुत पसंद था। वह तुरंत घूमने निकल जाता, तीसरे पे ये आ जाएगा, और नई नई जगहों को देखना अच्छा लगता, चौथे पे ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्रम में व्यवस्थित करोगे तो राइट आंसर आपका जाएगा RPSQ, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए अंशों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यहां पर देखिए अंश दिए गए हैं, आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में कैसे व्यवस्थित करोगे? जैसे कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, पहले नंबर पर तो ये आ गया, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, दूसरे पे ये आ गया, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, तीसरे पे ये आ गया, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, चौथे पे ये आ जाएगा। जब आप इसे व्यवस्थित करोगे तो राइट आंसर आपका जाएगा RSPQ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए यहां पर भी आपको व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे व्यवस्थित करोगे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। वाक्य को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या आएगा, पहला कौन सा क्रम आएगा, पहला कौन सा वाक्य आएगा, और क्रम से आपको लगाना है। पहला आएगा P, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए P हो गया। चलिए भाई, P तो दो तीन जगह पे है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। उसके बाद S, जिससे सफलता प्राप्त हो सके, PS, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद R आ गया, जिससे सफलता प्राप्त हो सके, और समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत करना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है आप लोग लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए इसमें भी आपको सभी वाक्यों को क्रम से लगाने हैं। तो क्रम से कैसे लगाया जाएगा? भारत एक महान देश है, पहले नंबर पर ये आ गया, P आ गया पहले, तो चारों में P है। भारत एक महान देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है, PQ, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब दो जगह PQ बचा है, जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। ठीक है, इसके बाद और यह अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है, R आ जाएगा। तो R कहां पर है, R ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें अनेक भाषाएं, धर्म और परंपरा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा।
छठा क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी है। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करता है और उसकी उम्र 24 वर्ष या 11 महीने है तो उसे क्या होगा। इस प्रकार के भी प्रश्न जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी है, 25 वर्ष रखी है। यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करता है और उसकी उम्र 24 वर्ष 11 महीने है तो उसके साथ क्या क्या किया जाएगा। उसका आवेदन लिया जाएगा, उसको रखा जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा, तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो पूरी 25 वर्ष की नहीं हुई है। तो राइट आंसर जाएगा आपका तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारी स्नातक होने चाहिए और राकेश 12वीं पास है तो उसे क्या उसके साथ होगा। देखिए, कंपनी के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्नातक होना चाहिए, लेकिन राकेश जो है वो 12वीं पास है, तो राकेश को क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंपनी के रूल्स के अनुसार ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लेकिन राकेश 12वीं पास है, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आठवां। अब आठवें क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी संगठन में काम करने के लिए 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है और सुरेश को 2.5 वर्षों का अनुभव है तो उसके साथ क्या होगा, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखिए, कंपनी के रूल्स के अनुसार 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है, लेकिन सुरेश को 2.5 वर्षों का अनुभव है, इसलिए उसे अनुभव की छूट मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उसे अनुभव की छूट मिल सकती है, यानी उसे नौकरी मिल सकती है क्योंकि छूट मिल रही है इसीलिए। नवा क्वेश्चन देखेगा, यदि किसी पद के लिए आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित है और एक उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष 2 महीने है तो उसे क्या नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पात्र माना जाएगा, अपात्र माना जाएगा, साक्षात्कार विशेष छूट मिलेगी, अनुभव के आधार पर चयनित किया जाएगा। अपात्र माना जाए, क्योंकि कंपनी के नियम के अनुसार उम्र जो होनी चाहिए 21 से 30 वर्ष के बीच में, लेकिन उम्मीदवार की जो उम्र है वो 30 वर्ष 2 महीने निकल रही है, तो अपात्र माना जाएगा। तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा अपात्र माना जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 10वां। अब जैसे कि 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुस्तक पृष्ठ समाचार पत्र, जैसे कि पुस्तक जो होती है उसमें पृष्ठ होते हैं, तो समाचार पत्र को क्या कहोगे, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को आप समाचार ही कहोगे ना, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे कि शिक्षक का संबंध विद्यालय से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, अस्पताल, दवा, मरीज या उपचार। शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है और डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर का काम अस्पताल में होता है। तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखेगा, 64 दिया है और 8 दिया है, तो 100 कैसे होगा। अगर आप 8 × 8 करते हो तो कितना बना जाके 64, यानी कि आप इसे कह सकते हो 8 स्क्वायर। ठीक है, 64 बन गया। अब यहां पर 100 दिया है तो 10 × 10 जब आप करते हो तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। तो 10 कहां पर है, 10 ये रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 13वां क्वेश्चन देखेगा। देखिए 15, 225, 20, यहां पर कौन सी संख्या आएगी, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। अगर आप 15 × 15 करते हो तो 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। और 20 × 20 करते हो कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो 400 कहां पर है, 400 ये रहा। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि ACEBDFGIK यहां पर क्या आएगा। अब देखिए A और B के बीच में कितने का अंतर है, A और B के बीच में +1 का अंतर हुआ। B और G के बीच में कितने का अंतर है, 1 2 3 4 5 का अंतर, तो यहां हो गया +5 का अंतर। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आप वही सीरीज देखिए फिर से चलेगी, +5 हो गया, फिर आगे +1 होगा, +1 होगा। तो G के बाद क्या आता है,
जी के बाद आता है एच, एच हो गया भाई। ए और डी, सॉरी सी और डी के बीच में कितने का अंतर हुआ? सी और डी के बीच में एक का अंतर, फिर वही क्रम 5 का अंतर हो गया। फिर आई के बाद क्या आता है? आई प्लस 1 करोगे, आई के बाद जे हो गया, ठीक है। ई और एफ के बीच में भी प्लस 1 का अंतर है, एफ और के के बीच में प्लस 1 का अंतर है, सॉरी एफ और के बीच में 5 का अंतर हो जाएगा। फिर वही क्रम फिर से चलेगा प्लस 1 का, तो के के बाद क्या आता है? के के बाद क्या आता है? के के बाद एल आता है, तो एच जे एल, तो एच जे एल कहां पर है? ये रहा। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डी है, एफ है, आई है, एम है, यहां पर क्या आएगा? कौन सा अल्फाबेट आएगा यहां पर? और देखिए डी और एफ के बीच में कितने का अंतर हुआ? डी और एफ के बीच में +2 का अंतर है। एफ और आई के बीच में कितने का अंतर हुआ? एफ और आई के बीच में +3 का अंतर हो गया। आई और एम के बीच में कितने का अंतर है? आई और एम के बीच में +4 का अंतर हो गया। और आगे ये सीरीज आगे चलेगी तो आगे क्या होगा? +5 हो जाएगा। तो +5 आपको करना है, तो 1 2 3 4 5, यानी एम एन ओ पी क्यू आर, आर आ रहा है आगे, तो आर आ गया। तो आर कहाँ पर है? आर ये रहा। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगर मैंगो को NVOHP के रूप में कोड किया जाता है तो एप्पल को क्या कोड किया जाएगा? एम और एन के बीच में कितने का अंतर हुआ? +1 का अंतर। ए और बी के बीच में भी प्लस का अंतर है। एन और ओ के बीच में कितने का अंतर है? +1 का अंतर है। जी और एच के बीच में भी प्लस का अंतर है, और ओ और पी के बीच में प्लस का अंतर है, यानी कि प्लस प्लस का अंतर हुआ, +1 का अंतर हुआ है। तो एप्पल को लिख लेते हैं। एप्पल का कोड क्या होगा? APPLE +1 AB PQ LM, ठीक है, LM हो गया। E और F मैंने +1 का अंतर किया, तो BQQMF। तो आंसर क्या होगा 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आपसे ये पूछा जा रहा है गाइस कि अगर फ्लावर को GMPXFS के रूप में लिखा जाता है तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा, यानी गार्डन का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि F और G के बीच में कितने का अंतर है। F और G के बीच में कितने का अंतर है? देखिए F और G के बीच में +1 का अंतर हो गया। L और M के बीच में कितने का अंतर है भाई? L और M के बीच में +1 का अंतर। O और P के बीच में +1 का अंतर है। W और X के बीच में +1 का अंतर है। E और F के बीच में +1 का अंतर है। R और S के बीच में +1 का अंतर है। तो +1 का अंतर दिख रहा है साफ साफ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? GARDE और N। चलिए +1 का अंतर कर लेते हैं। जी के बाद क्या आता है? H आता है, H हो गया। A के बाद B आता है। R के बाद क्या आता है? R के बाद S आता है। D के बाद क्या आता है? D के बाद E आता है, E के बाद F आता है। N के बाद क्या आता है? N के बाद O आता है। तो ये कोड बनेगा गार्डन का EVS EFO। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका कोड क्या हो जाएगा गार्डन का? EHVS EFO। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां। सूरज जो है वो दिन में निकलता है तो चांद कब निकलता है? जाहिर सी बात है चांद जो है वो रात में निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पंखा जो है वो बिजली से चलता है तो बल्ब किससे जलता है? बल्ब किससे जलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर पंखा बिजली से चलता है तो बल्ब किससे जलता है? तो बल्ब जो पंखा बिजली से चलता है, बल्ब से क्या होती है? रोशनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नींबू का संबंध खट्टा से, तो नींबू खट्टा होता है। और शहद कैसा होता है? शहद मीठा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देखिए कवि जो होता है वो कविता लिखता है। चित्रकार का संबंध किससे होता है? चित्रकार क्या करता है?
तो चित्रकार चित्र बनाता है। तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय, रक्त, फेफड़ा का संबंध किससे होगा? हृदय रक्त का संचार करता है और फेफड़ा ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन। तो फेफड़ा का संबंध ऑक्सीजन से हो जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अलग है? कमल, गुलाब, चमेली या केला? देखिए, कमल भी एक फूल है, गुलाब भी फूल है, चमेली भी फूल, लेकिन केला जो है ना ये एक फल है, तो ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है केला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अलग कौन है? सबसे अलग की बात हो रही है, सोना, चांदी, तांबा या लकड़ी? देखिए, सोना भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, लेकिन लकड़ी जो है ये एक लकड़ी है, इसलिए लकड़ी सबसे अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? मार्च, अप्रैल, मई। अब देखिए, मार्च भी एक महीना है, अप्रैल भी एक महीना है और मई भी एक महीना है, लेकिन सोमवार जो है ना ये एक दिन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धातुओं में आम तौर पर कौन सा गुण पाया जाता है? यहां से देखिए आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धातु में सुचालकता धातु पाई जाती है। तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 27वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सल्फर जो है ना, सल्फर ये एक अधातु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए, पारा जो है ना ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है? तो ग्रेफाइट जो है ना गाइस ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अवक्रिया कर सकता है? कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अवक्रिया कर सकता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जिंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन जो है ना ये अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सी धातु हल्की होने के कारण वायुमंडलीय विमानों में उपयोग की जाती है? कौन सी धातु हल्की होने के कारण वायुमंडलीय विमानों में उपयोग की जाती है? एल्यूमिनियम। तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? कौन सा अधातु शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? ऑक्सीजन जो है ना ये अधातु शरीर के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो 33वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? कौन सा धातु है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाइएगा आप लोग। कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो सोडियम धातु जो है ना ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 35वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, स्टील का मुख्य घटक क्या होता है? स्टील का मुख्य घटक क्या होता है? तो स्टील का मुख्य घटक होता है लोहा और कार्बन। तो लोहा और कार्बन 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4, 6, 8 या 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 6। तो 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कार्बन के किस अपरूप को काला हीरा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कार्बन के कोयला अपरूप को काला हीरा कहा जाता है। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। ग्रेफाइट में कौन सा प्रकार का संयोग पाया जाता है। ग्रेफाइट में कौन से प्रकार का संयोग पाया जाता है, सहसंयोजी संयोग पाया जाता है। तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा हीरा की कठोरता का कारण क्या है। हीरा की कठोरता का कारण क्या है। सो गाइस हीरा की कठोरता का कारण है कार्बन परमाणुओं का क्रिस्टलीय जाल। तो 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे 40वां क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा, क्लास को छोड़कर भी से मत जाइएगा। कौन सा कार्बनिक यौगिक कार्बन के एकल सिंगल बंध से बना होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक कार्बन के एकल सिंगल बंध से बना होता है। एल्केन। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्केन। तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गैस 41वां क्वेश्चन देखेगा बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जवाब आना स्टार्ट हो चुके हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को शैपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कौन सा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल का प्रमुख घटक होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक अल्कोहल का प्रमुख घटक होता है। इसे हम कहते हैं एथेनॉल। तो एथेनॉल यानी 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की पहचान के लिए किस अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की पहचान के लिए एस्टरीकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। एस्टरीकरण। तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस 45वां। कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य घटक है। कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य घटक है। तो कार्बन जो है ना यह कार्बनिक यौगिकों का अनिवार्य घटक है। तो 45वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 46वां क्वेश्चन रहेगा आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ये किसने किया था। देखिए आवर्त सारणी का जो आविष्कार जो है ना ये मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये परमाणु संख्या के आधार पर बनी है। तो 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं 18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 49वां क्वेश्चन क्या है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड्स होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त पीरियड्स होते हैं 7 होते हैं। तो 49वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि क्षारीय धातुएं आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं। क्षारीय धातुएं
आवर्त सारणी के किस समूह में पाई जाती हैं? इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आवर्त सारणी के किस समूह में ये पाए जाते हैं क्षारीय धातु, समूह 1, समूह 2, समूह 17 या समूह 18। अगला क्वेश्चन देखेगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो 51वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि क्रिकेट में डकवर्थ लुईस स्टर्न डीएलएस पद्धति का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? यहाँ से देखिए आपके जीके के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस स्टर्न डीएलएस पद्धति का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? वर्षा से बाधित मैच में। तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। तो 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कौन से वर्ष में भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार वर्ष 1920 में भाग लिया था। तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा कि रवि कुमार दहिया किस खेल से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रवि कुमार दहिया जो है ना ये कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं। तो 55वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, सुब्रतो कप प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी है? सुब्रतो कप प्रतियोगिता किस खेल से जुड़ी है? तो ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है। तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में होगा? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो 60 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की कुल सतह का 71% भाग जल से ढका हुआ है। तो 61वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कौन सा महाद्वीप 7 झीलों का महाद्वीप कहलाता है? कौन सा महाद्वीप 7 झीलों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप महाद्वीप 7 झीलों का महाद्वीप कहलाता है। तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट। तो 63वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो 64वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार राज्य में है। तो 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे
किस भारतीय राज्य में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस भारतीय राज्य में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम राज्य में। तो 66वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लम एरिया शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो स्लम एरिया शब्द जो है ना नगरों में गरीब बस्तियों से संबंधित है। तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो कोयला खदान है मेरे प्यारे बच्चों ये है झरिया कोयला खदान। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? भारत में चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य है असम। 69वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चाइना। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। तो 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान प्रथम। तो 72वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 74वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के मंगल मिशन मंगलयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो भारत के मंगल मिशन मंगलयान को वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। तो 74वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? देखिए इसरो का जो मुख्यालय है ना ये बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।